सो अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन द प्रीवियस वीडियो हम स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स तक पहुंचे थे। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अ डिस्कशन। देखो, जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन है, क्या एक मसल कंट्रैक्ट कैसे करते हैं, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो जो भी हम इसके बारे में एनसीईआरटी में बात करते हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलती क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस जो कंट्रैक्शन होती हैं बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स। मतलब ये बोलते हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड होते हैं और मायोसिन फिलामेंट्स, उसी की वजह से कंट्रैक्शन होती है। अब देखो, लेट अस हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। एक सेकंड, देखो, in this diagram you can see that this is a actin band, this is myosin band, this is also called isotropic band, this is also called anisotropic band। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलती है ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ये स्लाइड करते हैं ओवर दिस मायोसिन फिलामेंट्स। तो आप अगर देखोगे, देखो, टेक दीज टू सार्कोमेयर्स इन कंसिडरेशन। आप क्या देखोगे, ये जो ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन है, इसका क्या होगा, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन अप्रॉक्सीमेट करेंगी ईच अदर। क्यों? क्योंकि जब ये एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड करेगा, ये वाला एक्टिन इसके ऊपर इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, तो सार्कोमेयर की लेंथ क्या होगी, सार्कोमेयर की लेंथ डिक्रीज होगी ना। तो सार्कोमेयर की लेंथ डिक्रीज होगी, जेड लाइन्स आपस में करीब आ जाएंगे। लेकिन यू हैव टू टेक इनटू दिस माइंड दैट this is the A band, these are the myosin filaments। इन myosin filaments की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। so whatever happens it happens with the I band, ठीक है, आइसोट्रॉपिक बैंड। तो वही बोला स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने कि स्लाइडिंग कंट्रैक्शन आकर्स बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स, दैट इज ड्यूरिंग कंट्रैक्शन जो आई बैंड होगा इसकी लेंथ डिक्रीज होती है, वाइल जो ए बैंड होगा उसकी लेंथ जो है वो रिटेन होती है, इसकी लेंथ चेंज नहीं होती, ठीक है। नाउ हियर इज़ द डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। It explains how the muscle contracts, it explains what is the motor and plate, what is neuromuscular junction, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें एक मोटर न्यूरॉन दिखाया गया है। मोटर न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन होता है जो सिग्नल कैरी करता है CNS से टूवर्ड्स मसल, ताकि मसल कंट्रैक्ट करे। अब इस मोटर न्यूरॉन में आप अंदर से देख सकते हो देयर इज प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। वंस दिस एक्शन पोटेंशियल रीचेस दिस नर्व टर्मिनल, ये सिक्रेट कराता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए बिकॉज ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल। नाउ व्हेन दिस न्यूरोट्रांसमीटर कम्स इन कंटैक्ट विद द मेम्ब्रेन ऑफ दिस मसल सेल, दिस मसल फाइबर, दैट इज कॉल्ड सार्कोलीमा। जब ये सार्कोलीमा के साथ कंटैक्ट में आ गया, देयर इज ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स एंड देयर ऑकर्स इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। Due to this influx of sodium there occurs depolarization। So depolarization की वजह से क्या हो गया, towards the inner side of this membrane there gets accumulation of positive charge। अब इस depolarization की सिग्निफिकेंस क्या होती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमने इससे पहले वीडियोस में बोला था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या होता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। इस डीपोलराइजेशन की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम स्टोर था दैट कम्स आउट इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में है, ये क्या करता है, इट अटैचेस ट्रोपोनियन सब यूनिट। देखो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ट्रोपोनियन एक्टिन में क्यों होता है, ये होता है एक्टिन में टू मास्क द बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। एक्टिन में, एक्टिन के ऊपर एक ऐसी साइट्स होती है जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो मायोसिन हेड के साथ बाइंड हो जाए, लेकिन ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो उन बाइंडिंग साइट्स को मास्क करता है ऊपर से। अब जब एक्शन पोटेंशियल आ गया, जब मसल का मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो गया, जब कैल्शियम साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो गया, ये कैल्शियम अटैच होता है इस ट्रोपोनिन सब यूनिट को। इस ट्रोपोनिन सब यूनिट को अटैच होने के बाद ये ट्रोपोनिन वहाँ से रिमूव हो जाता है एंड द बाइंडिंग साइट्स जो थी दे गेट एक्सपोज्ड, दे गेट अनमास्क्ड, ठीक है। अब जब बाइंडिंग साइट्स अनमास्क होगी, मैंने आपको पहले ही बोला देयर आर बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन विच हैव टेंडेंसी टू बाइंड मायोसिन हेड। सिमिलरली हमने मायोसिन हेड में भी पढ़ा था इससे पहले वीडियो में, देयर इज एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो अब दो ऐसी बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिनको टेंडेंसी है आपस में मतलब बाइंड करने की, ठीक है। बट दिस बाइंडिंग कैसे होती हैं, यूटिलाइजिंग
ATP हाइड्रोलाइजेस एनर्जी। अब ये जो मायोसिन हेड हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बोला था कि मायोसिन हेड पे दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक होती है एक्टिन के लिए, दूसरी होती है ATP के लिए। ATP के लिए क्यों होती है? क्योंकि ये जो मायोसिन हेड होता है इट इज़ एक्टिव ATPase एंजाइम, दैट इज़ इट कैन हाइड्रोलाइज ATP एंड रिलीज एनर्जी। अब ये जो मायोसिन हेड होता है ये इसी ATP को हाइड्रोलाइज करता है एंड हाइड्रोलाइजेशन के बाद क्या होता है, दिस मायोसिन हेड बाइंड्स द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। तो जब ये बाइंड हो जाता है वो बना देता है क्रॉस ब्रिज। देखो इसको समझने के लिए हियर इज द डायग्राम। देखो जब बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो गई, ATP आया, ATP को हाइड्रोलाइज किया इस मायोसिन हेड ने एंड देयर ऑकर्स बाइंडिंग। देखो देयर ऑकर्स बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड एंड एक्टिन। दिस बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड एंड एक्टिन दिस इज टर्म्ड एज क्रॉस ब्रिज। तो अब क्या हुआ, ATP की हाइड्रोलिसिस की वजह से देयर ऑकर्स क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है, दिस क्रॉस ब्रिज पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द आई बैंड, देयरफॉर Z लाइन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स। देखो इस स्टेट के बाद ये वाला स्टेट आता है, जो ये मायोसिन हेड है, मायोसिन हेड ने स्वीप किया इस डायरेक्शन में। अब अगर इसने इस डायरेक्शन में स्वीप किया तो ये जो मायोसिन हेड एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट की डिस्प्लेसमेंट हो गई इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में हो गई। अब उसकी वजह से क्या हो गया वो मैंने आपको पहले ही बोला था, उसकी वजह से क्या हो गया, देखो अगर यहाँ पे एक बाइंडिंग साइड थी, इस एक्टिन फिलामेंट को इस डायरेक्शन में धक्का दे दिया इस मायोसिन हेड ने, तो Z लाइन जो है ये Z लाइन इस Z लाइन के करीब आ गई, दैट इज the Z lines are pulled inwards. Then when Z lines are pulled inwards, there occurs shortening of sarcomere, जो मैंने आपको इससे पहले डायग्राम में दिखा दिया। और shortening of sarcomere is termed as contraction। तो ये हमने देखा कि contraction होती कैसे है, ठीक है। नाउ इस डायग्राम में आपको एक और चीज़ देखना है। देखो when this contraction occurs, ठीक है, जब ये कंट्रैक्शन होती है, इस कंट्रैक्शन के बाद जो है अब ये मायोसिन हेड आप देख सकते हो ये अब इस दूसरे एंगल में आ गया। इनिशियली ये इस एंगल में था, अब ये इस एंगल में आ गया। अब इसने जो ATP हाइड्रोलिसिस की थी, ATP जब हाइड्रोलाइज होता है वहाँ से निकलता है एक तो एनर्जी और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब ये जो इसने ATP इसके साथ बाइंड हुआ था, वो जो इनऑर्गेनिक फास्फेट और ADP निकलना होगा वो अब निकलता है और उसकी वजह से जो है ये मायोसिन हेड जो है, मायोसिन हेड अपनी जगह आ जाता है। देखो now this ADP and inorganic phosphate is released from the myosin and this myosin comes in relaxed state। जो ये relaxed state है, it is not the relaxed state of the muscle, this is the relaxed state of the myosin only। देखो आप इस डायग्राम में ये चीज़ अप्रिशिएट कर सकते हो कि देखो ये चीज़ अप्रिशिएट कर सकते हो कि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक था एक्टिन फिलामेंट, अब इस डायग्राम में यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब जब इसने स्वीप कर दिया तो ये यहाँ की तरफ डिस्प्लेस हो गया, सेंटर से यहाँ की तरफ डिस्प्लेस हो गया। सिमिलरली व्हेन दिस मायोसिन हेड कम्स इन रेस्टिंग स्टेट, स्टिल द एक्टिन साइट्स आर डिस्प्लेस्ड, दैट इज कंट्रैक्शन अभी भी प्रेजेंट है मसल में, बट जो मायोसिन का हेड है वो रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब ये जो रिलैक्सिंग स्टेट होती है, अब जो ये रिलैक्सिंग स्टेट होती है इसमें एक नया ATP बाइंड होता है टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज। तो अब अगर आपको क्रॉस ब्रिज ब्रेक करना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप क्रॉस ब्रिज बनने के लिए और क्रॉस ब्रिज टूटने के लिए दोनों के लिए ATP चाहिए होता है। इस रिलैक्स्ड स्टेट में जो है अब एक और ATP बाइंड होगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा और अब जो है मायोसिन और एक्टिन फिर से अलग हैं, ठीक है। अब फिर से वैसा ही जो जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था वैसी स्टेट है, लेकिन एक चीज़ है कि एक्टिन फिलामेंट्स आर स्टिल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, है ना, कंट्रैक्शन अभी भी प्रेजेंट है, द शॉर्टनिंग इज स्टिल प्रेजेंट, बट द एक्टिन एंड मायोसिन बाइंडिंग दैट इज़ लॉस्ट, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। अब ये जो ये रिलैक्स्ड मायोसिन हेड है, ATP can again bind this and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated causing further sliding। ये होता रहता है, दैट इज़ कंट्रैक्शन, फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर से और थोड़ी कंट्रैक्शन होगी, फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर से टूटेगा और थोड़ी कंट्रैक्शन होगी। कब तक? जब तक कि कैल्शियम जो है फिर से हम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के सिस्टर नाम में वापस ना धकेल दे। जब कैल्शियम हम वापस धकेल देंगे, जब रिपोलराइजेशन होगी, जब कैल्शियम नहीं होगा, इन एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट्स थी वो फिर से मास्क हो जाएंगे, तो फिर से रिलैक्सेशन स्टेट आ जाएगी,
ठीक है। तो व्हेन देयर इज़ पंपिंग बैक ऑफ कैल्शियम टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर इज़ मास्किंग ऑफ एक्टिन एंड देयर इज़ रिटर्न ऑफ Z लाइन्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, देयरफॉर रिलैक्सेशन, दिस रिलैक्सेशन इज़ ऑफ मसल। इससे पहले जो रिलैक्सेशन बोला था दैट इज़ ऑफ द मायोसिन हेड ओनली, ठीक है। सो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, जो बहुत बार आ चुकी हैं और मतलब इनका आना भी ऑब्वियस है, ठीक है। देखो, पहले आपको क्या याद रखना है, ये बहुत हाई यील्डिंग है, तो इसको आप मार्क कर दीजिएगा NCERT पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर देना। देखो वो क्या है, वो ये है दैट द जंक्शन ऑफ नर्व टर्मिनल, द जंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर, दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, ठीक है। तो मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो गया, द जंक्शन, द साइनेप्स ऑफ मोटर न्यूरॉन विद दैट ऑफ मसल फाइबर। तो ये बहुत बार इनफाइनाइट टाइम्स आ चुका है, आप पेपर चेक कर लेना। तो ये जो स्पेस है ना, ये जो यहाँ पे जंक्शन बना ना, इसी को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ये तो नाम से ही हमको समझ आता है, न्यूरो स्टैंड्स फॉर मोटर न्यूरॉन, मस्कुलर स्टैंड्स फॉर मसल फाइबर, बट इसका एक और नाम है मोटर एंड प्लेट, ठीक है। नाउ ये जो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर होती है, दैट इज़ दिस होल थिंग, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर, दिस इज टर्म्ड एज मोटर यूनिट। तो आपको दो टर्म्स यहाँ पे पता चल गई, एक पता चल गया मोटर एंड प्लेट क्या होता है, दूसरा मोटर यूनिट क्या होता है। मोटर एंड प्लेट इज़ द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर, वेल एज मोटर यूनिट इज़ द होल मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये कंप्लीट। नाउ देयर आर टू थ्री थिंग्स मोर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो लेट अस कंप्लीट देम। देखो वो क्या है, जो रिएक्शन टाइम होता है एक मसल फाइबर को, देखो जो मोटर एंड मोटर न्यूरॉन आता है, ये इस मसल फाइबर को एक्साइट करता है, देयर इज़ सम टाइम कॉल्ड रिएक्शन टाइम। इस रिएक्शन टाइम, दिस इज द लैग बिटवीन द एक्शन पोटेंशियल अराइवल एंड द कंट्रैक्शन। तो मसल फाइबर का रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, कुछ मसल जल्दी रिएक्ट करती है और कंट्रैक्ट होती है, कुछ मसल टाइम लेती है। तो वही यहाँ पे बोला गया है दैट रिएक्शन टाइम ऑफ मसल फाइबर्स वेरी इन डिफरेंट मसल्स, ठीक है। अब आपको पता है कि कंट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, मसल को ATP चाहिए। अब ATP कहाँ से आता है, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा कि जो हम में मेजर सोर्स ऑफ ATP होता है दैट इज़ फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल से जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के बाद जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो मेन सोर्स होता है। लेकिन आपको एक और चीज़ पता होगी कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो रिपीटेड एक्टिवेशन जब एक मसल की होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ज़्यादा ATP का रिक्वायरमेंट होती हैं। अब ATP रिक्वायरमेंट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो हम क्या करते हैं, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ग्लाइकोजन की, जो स्टोर होता है इसी मसल में। अब जब एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है ना, दिस काजेज फटीग। तो जब रिपीटेड एक्टिवेशन एक मसल की होती है, फटीग कैसे होती है, एक मसल थक कैसे जाती है, रिपीटेड एक्टिवेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर द ATPs, देयरफॉर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन रिजल्टिंग इन फटीग। अब इसी बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के मसल फाइबर्स हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑन दिस बेसिस, दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड रेस्पॉन्स ऑफ ए मसल टू रिपीटेड एक्टिवेशन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। एक होते हैं रेड फाइबर्स, दूसरे होते हैं वाइट फाइबर्स। अब देखो इनका नाम ही बोलता है दैट रेड फाइबर्स दे हैव टू बी रेड व्हाइल एज वाइट फाइबर्स दे लुक वाइटिश इन कलर। अब रेड फाइबर्स को रेड फाइबर क्यों बोला गया है, दे हैव प्लेंटी ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन इज रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। तो देखो अगर रेड फाइबर्स हैं, रेड फाइबर्स में ज़्यादा मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन क्या है, रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। अब रेड फाइबर्स में क्या है, मायोग्लोबिन ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन स्टोरेज ज़्यादा होगी। अब जब ऑक्सीजन स्टोरेज ज़्यादा होगी तो ये एनारोबिक ब्रेकडाउन की वजह से नहीं करेगा रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रूट प्रेफर करेगा। तो ATP जो है, ATP एरोबिक रूट से जनरेट होगा। जब ATP एरोबिक रूट से जनरेट होगा तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा उसमें, तो ये जो मसल्स होंगे उनमें फटीग कम होगा, इनमें फटीग नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, देयर इज प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। तो रेड फाइबर्स में क्या है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ मायोग्लोबिन, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दे यूज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोरेज इन दिस मायोग्लोबिन फॉर एटीपी प्रोडक्शन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एरोबिक मसल्स। ऑन द अदर हैंड वाइट फाइबर्स क्या होते हैं, वाई दे आर कॉल्ड वाइट, वाई दे लुक वाइटिश और पेलिश इन कलर, उनमें जो मायोग्लोबिन कंटेंट होता है वो कम होता है। अब जब मायोग्लोबिन कंटेंट कम हुआ मतलब ऑक्सीजन कम हुआ, जब ऑक्सीजन कम हुआ तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन नहीं करेंगे, ये एनारोबिक ब्रेकडाउन करेंगे, एंड देयर इज़ आल्सो फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। बट हियर इज़ अ पॉइंट विच इज़ वर्दी रिमेंबर दैट देयर इज़ हाई SER, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है इन वाइट फाइबर्स में। नाउ दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, देयरफॉर दे आर मोर फटीग प्रोन। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड इट्स अ कंसेप्चुअल पार्ट, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला ना ये वाला चीज़ की, देखो एक्टिन जो है, एक्टिन अब डिस्प्लेस्ड है, मायोसिन हेड की ये इंडिविजुअल रिलैक्सेशन होगी, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो मुझे अपने टाइम नहीं आई थी समझ, जो मुझे फर्स्ट ईयर MBBS में समझ आ गई और मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आपको मुश्किल लगा होगा समझने में तो यू कैन स्किप दैट, बट इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, दिस डायग्राम्स हैव टू बी रिमेंबर्ड, ये फ्लो चार्ट्स आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है कि क्रॉस ब्रिज फार बनाने के लिए और क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए दोनों के लिए ATP चाहिए। तो इन दिस वन साइकिल देयर इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ATPs। ठीक है, सो बाकी आपको समझ आ गया होगा और बाकी आसान ही है। सो कीप सपोर्टिंग आवर काज एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। बाकी स्टडी हार्ड, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह।